हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का थर्ड पार्ट लेकर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। इससे पहले के पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और 3 चैलेंजेस के बारे में, और अगर आपको वो देखने हैं तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भारत में स्टेट्स का विभाजन हुआ, कैसे उनको रेखांकित किया गया, उन कहाँ कहाँ कैसे उनकी सीमा रेखा तय की गई। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जिसका कि मतलब होता है राज्यों का पुनर्गठन। शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था। मतलब कि एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया था। इस चैप्टर में हमें केवल चैलेंजेस ही पढ़ने, एक्चुअली इस बुक में ही बहुत सारे चैलेंजेस हमें पढ़ने हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब जो चैलेंज था वो ये था कि भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना था। ये एक चुनौती हमारे सामने आ गई थी। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। अब प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करना था कि देश की भाषा और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता का भी खंडन न हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब कोई जगह पे अगर कोई एक ही लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो वैसे उस जगह को एक अलग स्टेट में रखना था। अगर दो में बंट जाता तो दिक्कत हो जाता, फिर इंडिया टूटने लगता। तो ये एक चैलेंज था, बिकॉज डाइवर्सिटी से भरा भरा हुआ था हमारा इंडिया। तो हमें ऐसी चुनौतियों से निपटना था। During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया होता था उतने क्षेत्र को एक अलग प्रांत मान लेते थे उस समय वो लोग। और प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किस रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने का वायदा किया। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? 1920. The principle was recognized as the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself. सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, और दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। Many provincial Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था, और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा की ओर। Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदल गईं। हमारे नेताओं को चिंता होने लगी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का भी खतरा पैदा हो सकता है। It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में था। The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. और केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी भी ताज़ा थीं। This decision of nation leadership was challenged by the local leaders and the people.
केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। Protest began in the Telugu-speaking areas of Old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे और इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। The Visalandhara movement, as the movement for a separate Andhra was called, demanded, ये आप लोग याद कर लीजिएगा विसलंधरा मूवमेंट किस लिए था, as a movement for a separate Andhra was called, demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थीं। So guys, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैरा की तरफ, जिसका स्टार्टिंग है द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैक्सीलेशन. पोती श्रीरामुलु, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। Many were injured or lost their lives. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra state in December 1952. लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। यहाँ पर आप लोग एक मैप देख सकते हैं जो कि कुछ स्टेट्स के मतलब रेखांकित करने के बाद का है, डिवीज़न करने के बाद का है। ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोती श्रीरामुलु के बारे में दिया हुआ है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं एनसीईआरटी में, जो भी दिया रहता है ना उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के बुक में। The formation of Andhra spurred the struggle of making of other states on linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government into appointing a state organization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. अब आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। The Commission, in its report, accepted that the boundaries of the states should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its reports, the States Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब यहाँ पे दिया हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इन द अर्ली ईयर्स वाज दैट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक और चिंता लोगों को सताने लगी और एक और चिंता, बहुत बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आ जाएगी। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nations. आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। और but the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. लेकिन जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया और
It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. उम्मीद यह भी थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी, और इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा जाएगा. Now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can see that linguistic states and the movement for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. भाषावर राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है, और हम यह कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है. The path of politics and power was now open to people other than the small English-speaking elite. Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं है, बाकियों के लिए भी खुल चुका था, और भाषावर पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला. It did not lead to disintegration of a country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened national unity. बहुतों को आशंका थी कि बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई. सबसे बड़ी बात यह थी कि भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से भी विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली. और above all the linguistic states underlined the acceptance of principle of diversity, जो मैंने बताया. When we see that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. The choice was larger than that. It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which would at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. Much of the politics in the later period was to take place within this framework. जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर ही नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं. भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ भी है. लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी. आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इस दायरे में चली जाएगी. और यहाँ पे कुछ स्टेट्स की क्रिएशन के आपको डेट्स दिए हुए हैं और मतलब कैसे कैसे क्रिएट हो उसके बारे में दिया हुआ है. ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी श्योर, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके नहीं समझाने वाली, ये आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी इसके बारे में. सो अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और महात्मा गांधी का जो सेक्रीफाइस है उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ. सो आप लोग को वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.